ओके तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया मस्त हूँ। मैंने आपके कुछ मैसेजेस पढ़े जिसमें आप मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी हेल्थ कैसी है। मेरी हेल्थ वैसे भी अच्छी थी, बस थोड़ी नींद नहीं हुई थी तो इस वजह से थोड़ा हेडेक हो गया था। अदरवाइज बढ़िया है, मस्त है, फिट एंड फाइन, बहुत ठीक। और अगला सेशन जो होगा वो सुबह ही होगा, डोंट वरी। अगला सेशन जो होगा वो सुबह 8 बजे होगा, बिल्कुल 8 बजे होगा, टाइम पे होगा, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज 23 बोरोइंग कॉस्ट, राइट। चलिए इंडियाज 23 बोरिंग कॉस्ट। अभी तक हमने क्या क्या स्टैंडर्ड पढ़े हैं? इंडियाज 12 को छोड़कर हमने असेट बेस्ड इंडेस हमने पढ़ लिए हैं। असेट बेस्ड इंडेस में हमने कौन कौन से पढ़े हैं? इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडेस 38 इंटेंजिबल असेट्स, मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल दो पढ़ लिए। फिर तीसरा टेंजिबल के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ लिया और चौथा हमने पढ़ा इन्वेंट्री। हमने चारों असेट्स को कवर अप कर लिया। अब इन चारों असेट्स को कवर अप करने के बाद सोचो, कुछ ऐसा सोचो कि इन चारों असेट्स को अक्वायर करने के लिए, इन चारों असेट्स को यूज करने के लिए आपको अक्वायर करना पड़ेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। आप जब परचेज करोगे या फिर आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे इन चारों असेट्स को, कौन सी चारों असेट्स को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पीपीई को आपने इंडेस 16 पढ़ा, आपने इंडेस 38 पढ़ा, इंटेंजिबल असेट्स आपने इंडेस 40 पढ़ा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और आपने इंडेस 2 पढ़ा, इन्वेंट्री। जब आप इन चारों असेट्स को अक्वायर करना चाहोगे या कंस्ट्रक्ट करना चाहोगे या प्रोड्यूस करना चाहोगे, क्योंकि मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, जब आप इन असेट्स को अक्वायर करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की। और जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप अमाउंट बोरो करोगे। आप जब अमाउंट बोरो करोगे तो डेफिनेटली आपका बोरोइंग कॉस्ट इनकर होगा, राइट। तो इसीलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट। इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब वो चारों के चारों जो असेट्स के जो स्टैंडर्ड हमने पढ़ लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको अक्वायर करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब आप अमाउंट बोरो करते हो तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर होती है। उस बोरोइंग कॉस्ट का आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? क्या आप उसको कैपिटलाइज करोगे? क्या आप उसको P&L में ले जाओगे? ये हमें पढ़ना है इंड AS 23 में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, क्योंकि हमारा सेशन का प्रथा है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो लाइव चैट को बंद कर दिया जाता है, तो चलिए लाइव चैट को थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर देता हूं। जैसा भी होगा फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, वापस से शुरू करेंगे लाइव चैट। इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट, इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट। किसी ने कोई डाउट तो नहीं पूछा ना अभी तक? वी विल फिनिश फास्ट, ओके। चलिए इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साहब बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं? 1 सेकेंड, ओके। बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं हम सबसे पहले उनको पढ़ेंगे। बच्चों बोरोइंग कॉस्ट में दो चीजें कवर होती है, एक होती है इंटरेस्ट कॉस्ट एंड एक होती है अदर कॉस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट कॉस्ट हम सबको पता है कि अभी जब भी हम अमाउंट को बोरो करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है, बोरोइंग पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पर क्या सिर्फ इंटरेस्ट को ही बोरोइंग कॉस्ट बोलेंगे? द आंसर इज नो। इंटरेस्ट के अलावा भी बोरोइंग कॉस्ट हो सकती है, जिसको हमने अदर कॉस्ट कैटेगरी में रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अदर कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। सो बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्या? इनकर्ड इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल होता है और अदर कॉस्ट शामिल होता है। बोरोइंग कॉस्ट कवर्स एक्सक्लूसिवली, सर ये एक्सक्लूसिवली मतलब इंड AS 23 के अंदर, इंड AS 23 के अकॉर्डिंग बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ ये 3 टाइप की कॉस्ट ही आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें आएंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। पहला क्या आएगा? इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज पर ERI, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ी अच्छी बात करी है इंड AS 23 ने। इंड AS 23 ने बोला कि जब तुम बोरोइंग करते हो तो हो सकता है तुम्हारा एक इंटरेस्ट रेट फिक्स हो, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड एज पर एग्रीमेंट, हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट रेट फिक्स हो एज पर एग्रीमेंट। तुम्हें ना एग्रीमेंट का जो रेट तुम्हारा फिक्स है, तुम्हारा जो एग्रीमेंट का रेट जो तुम्हारा फिक्स है, उस रेट को नहीं लेने का है, उस रेट को नहीं लेने का है। हो सकता है वो जो रेट हो सकता है वो जो रेट वो सही रेट ना हो सकता है वो ट्रू, वो इफेक्टिव रेट ना हो, जेन्युइन रेट ना हो, ठीक है ना। हो सकता है मैंने जिससे बोरोइंग की है, हो सकता है वो मेरा रिलेटिव हो और उसने मुझे सस्ते में लोन दे दिया, ठीक है ना। तो
तुम्हें कौन सा रेट लेना है? तुम्हें रेट लेना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे सर ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आईआरआर। क्या होता है? आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक ऐसा रेट जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज मस्ट बी इक्वल टू प्रेजेंट इनफ्लो। तो हमें लेना है आईआरआर वाला रेट, हमें इंटरेस्ट रेट एज पर एग्रीमेंट को नहीं रहना है। बट अगर मान लीजिए एग्रीमेंट का जो रेट है वही इटसेल्फ आईआरआर के बराबर है, मतलब ईआरआई के बराबर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि तुम्हें पता होगा कि आईआरआर क्या होता है, तुमने कभी ना कभी तो निकाला होगा, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट इन केस ऑफ लीज लाइबिलिटीज अंडर इंड AS 116। हाँ, इंड AS 116 के अनुसार दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर, एक होता है लेसी। लेसर की तो बात ही नहीं करनी क्योंकि वो तो अपनी एसेट लीज पर दे रहा है, तो उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत, उसके लिए कोई इंटरेस्ट, उसको तो इंटरेस्ट इनकम होगी ना, अगर होगी भी तो, ठीक है ना। तो हम लेसर की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? लेसी की। तो लेसी के केस में क्योंकि इंड AS 116 के अकॉर्डिंग लेसी दो चीजें रिकॉर्ड करता है, पहला आरओयू असेट, आरओयू असेट मतलब राइट ऑफ यूज असेट, और दूसरा लीज लायबिलिटी। जो लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है वो प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करता है, और उसके ऊपर वो हर साल इंटरेस्ट बुक करता है। वो जो इंटरेस्ट बुक करता है दैट इज एज गुड एज योर बोरोइंग कॉस्ट। आप उसको क्या मानते हो? वो आपका बोरोइंग कॉस्ट होता है, क्योंकि एक तरीके से लेसी ने भी तो क्या किया है, लेसी भी असेट को लेके आ रहा है और आज रिकॉर्ड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू पे, और वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट की तरह ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बियर कर रहा है, ठीक है। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट, एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन। अब मुझे नहीं पता कि इसमें से ये वाला पॉइंट आपने कितने लोगों ने पढ़ा है। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने शॉर्ट में इसका फॉर्मूला बनाया है, लोअर ऑफ एक्सचेंज लॉस और सेविंग इन इंटरेस्ट, लोअर ऑफ एक्सचेंज लॉस और सेविंग इन इंटरेस्ट। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवा दूंगा कि सर ये क्या होता है। एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट, लोअर ऑफ एक्सचेंज लॉस और सेविंग इन इंटरेस्ट, दोनों का लोअर जो होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। सर इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप फॉरेन करेंसी लोन लेते हो तो फॉरेन करेंसी लोन आपका फॉरेन करेंसी में आता है, आपको पे भी उसको फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है आगे चल के, पर आप जब उसको रिकॉर्ड करते हो तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो इंड AS 21 के अकॉर्डिंग, आप उसको रिकॉर्ड करते हो स्पॉट रेट पे, पर बैलेंस शीट डेट पे आप उसको फिर से क्लोजिंग एक्सचेंज रेट में चेंज करते हो। इससे आता है आपका एक्सचेंज डिफरेंस। पर जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आता है, अगर वो आपका लॉस आता है तो उसका कुछ पोर्शन हम बोरोइंग कॉस्ट मानेंगे। क्यों मानेंगे, मैं आपको एग्जांपल के जरिए करवाऊंगा। कुल मिला के बोरोइंग कॉस्ट में ये तीन चीजें आती हैं। कौन सी तीन चीजें आती है, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन है एनी कॉस्ट इनकर्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स को अरेंज करने के रिलेशन में जो भी कॉस्ट लगती है उसको बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं। पहला इंटरेस्ट कॉस्ट, दूसरा अदर कॉस्ट, ठीक है। चलो, इसके अलावा ये हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट के अलावा इनमें देखा इट एक्सक्लूसिवली कवर्स तीन चीजें। पहला इंटरेस्ट एज पर ERI, आप जब भी इंटरेस्ट निकालोगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकालोगे। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाल के रिकॉर्ड करेंगे, सर हम इंटरेस्ट पे तो कर रहे हैं एक्चुअल रेट पर। मैंने कहा हाँ एक्चुअल रेट पर पे कर रहे हैं, पर सर हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं इफेक्टिव ERI पर। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो सर ऐसे केस में तो सर टैक्स बेस कुछ और हो सकता है और कैरिंग अमाउंट कुछ और हो सकता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल यस हो सकता है, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग किस पे कर रहे हो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हो, जबकि आप पे कितना कर रहे हो, पे आप कर रहे हो एज पर एक्चुअल एग्रीमेंट। और जब आप पे एज पर एक्चुअल एग्रीमेंट कर रहे हो तो इनकम टैक्स में भी आपको उसका बेनिफिट एज पर एक्चुअल मिलेगा। तो ऐसे केस में टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट डिफरेंट होगा, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो टेम्पररी डिफरेंस होगा। यस डेफिनेटली वो टेम्पररी डिफरेंस होगा। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, DTA DTL बन सकता है। तो आप यहां पर साइड में लिख लीजिएगा, बिकॉज वी रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एज पर ERI बट अंडर इनकम टैक्स द टैक्स बेनिफिट विल बी गिवन एज पर एक्चुअल एग्रीमेंट। सो DTA DTL में अराइज, DTA DTL में अराइज, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा आप खुद भी, ठीक है ना। सो इसमें ये कर सकते हैं DTA DTL में अराइज। दूसरा हमने देखा कि लीजेस में जो लेसी इंटरेस्ट बियर करता है किसके ऊपर, लीज लायबिलिटी के ऊपर, वो भी आपका बोरोइंग कॉस्ट होता है। और तीसरा
एक्सचेंज डिफरेंस का कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन, टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट, उसको भी हम बोरोइंग कॉस्ट मानते हैं इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी लोन। उस केस में हमने एक फॉर्मूला बना दिया, एक्सचेंज लॉस और सेविंग ऑफ इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर, एक्सचेंज लॉस और सेविंग ऑफ इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। अच्छा सर इस पे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। एक एग्जाम्पल नोट करते हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी में एग्जाम्पल करवाऊंगा। मान लीजिए आपने $1 लाख का फॉरेन करेंसी लोन लिया, $1 लाख का फॉरेन करेंसी लोन लिया, ठीक है ना, ऑन 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2020। इस दिन $1 इज इक्वल टू 73 का रेट चल रहा था, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है लेट अस से 5.5%। इंटरेस्ट रेट कितना है, 5.5%। सेम लोन could have been taken in INR। हम यही लोन अगर INR में लेते एट 11%, हम अगर ये लोन INR में लेते तो 11% पे लेते। ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे कि लोन बाहर से लेने का रीजन क्या होता है। लोन बाहर से लेने का रीजन ये होता है कि हमें सस्ता मिलता है, हमें लोन क्या मिलता है, सस्ता मिलता है। हमें लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम पड़ता है तो इसलिए हम बाहर चले गए। पर एक चीज हम भूल गए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम पड़ा, बट आगे चल के डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ गई तो हमें नुकसान भी होगा। एक जगह पर हमें अगर एक हाथ पे हमें इंटरेस्ट का सेविंग हो रहा है तो दूसरे हाथ पे हमें नुकसान भी तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट की सेविंग, वो आपका एक तरीके से बोरोइंग कॉस्ट ही हुआ। क्योंकि अगर आप बाहर से लोन नहीं लोगे, अगर आप यहीं से लोन लोगे तो जो आपको लॉस बचा चुके हो उतने के बराबर ही आप कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट आपका बढ़ रहा है तो वो एक तरीके से आपका बोरोइंग कॉस्ट है। चलिए फिर 31 मार्च 21 $1 बराबर 76.5, 76.5, $1 बराबर 76.5 हुआ। आई बात समझ में। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगी साहब, स्टेप नंबर 1 होगी एक्चुअल इंटरेस्ट। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, $1 लाख इंटू 5.5%, $1 लाख इंटू 5.5%, 5500। अच्छा एक्चुअल इंटरेस्ट कब लगेगा, एक्चुअल इंटरेस्ट ईयर एंड पे लगेगा। अब ये बच्चों की तरह डाउट मत पूछना कि सर इस पे हमने 76.5 का रेट क्यों लगाया। फिर 76.5 का रेट इसलिए लगाया क्योंकि ये इंटरेस्ट ईयर एंड पे लग रहा है, तो इंटू 76.5, तो ये रेट इंटरेस्ट होगा 420, 750। दिस इज इंटरेस्ट चार्ज्ड एंड दिस इज एक्चुअली योर बोरोइंग कॉस्ट। ये तो आपका बोरोइंग कॉस्ट हुआ। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना, नहीं तो आप बोलते हो कि सर मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, स्क्रीनशॉट दे दो। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना। स्टेप नंबर 2, सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट ड्यू टू फॉरेन करेंसी लोन। हम इंटरेस्ट की सेविंग निकालेंगे तो हम बोलेंगे इफ टेकन इन इंडिया $1 लाख इंटू 73 तो कितना होता, 73 लाख का लोन अमाउंट होता। लोन अमाउंट 73 लाख का होता तो उस पे इंटरेस्ट कितना लगता,
उस पर इंटरेस्ट लगता 73 लाख इंटू 11.5%. वाई 11? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में 11% होता. तो 73 लाख इंटू 11%, 8,03,000. 8,03,000 का इंटरेस्ट लगता. ये लगा नहीं है, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी. ये इंटरेस्ट एक्चुअली हमारा है नहीं, ये लग सकता था. वाओ, बच गए. कैसे बच गए? हमारा 4,20,000 का इंटरेस्ट लगा. बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए. तो बताइए सेविंग कितनी हुई? सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन इंटरेस्ट 8,03,000 माइनस 4,20,000, 750, 382, 250. This is your saving. This is your saving. This is your saving in interest. You need to be happy that you have saved 3,82,000. Wow! You have to be happy because you have taken the loan in foreign currency. Because of the foreign currency loan, you could save 3,82,250. Wow, that's a great. But now, step number 3. We have to calculate exchange loss. Now, what is exchange loss? Since when we taken the loan, the rate was 73, the dollar was at 73, but at the closing year end, the dollar becomes 76.5. So the dollar becomes increased. When the dollar becomes increased, ultimately the loan value will be increased. That means your liability gets increased. If your liability gets increased, you are in exchange loss. So 76.5 minus 73 into $1 lakh into $1 lakh. So this will be 3.5 into 1 lakh. So technically 3,50,000. 3,50,000. So 3,50,000 is an exchange loss. Actually, you have to apply Ind AS 21. You have to apply Ind AS 21. Ind AS 21 effects of changes in foreign exchange rates. Ind AS 21 बोलता है जब भी आपको exchange gain होगा या exchange loss होगा आपको उसको P&L में डालना है. But now before applying Ind AS 21, you have to apply Ind AS 23. Why? Because Ind AS 23 says कि भाई एक बात बताओ कि अभी ये लॉस हुआ है. एक बात बताओ, अगर मैं लोन इंडिया में ही लेता, सोचो अगर मैं ये लोन इंडिया में लेता तो क्या ये मेरा लॉस होता? मैं बोलता यार ये लॉस मेरा नहीं होता. तो क्या होता? ऐसे केस में इंटरेस्ट ज्यादा लगता. हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा लगता. कहीं ना कहीं मैंने इंटरेस्ट को सेव कर दिया ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 3.5 लाख का नुकसान सेव हो गया ना. मतलब इंटरेस्ट सेव हुआ कितना? 3,82,000 का इंटरेस्ट सेव हो गया और 3.5 लाख का नुकसान हो गया. तो कहीं ना कहीं मैं फिर भी प्रॉफिट पोजीशन पे हूं ना. तो कुल मिला के अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो मेरा 3,82,000 का ज्यादा इंटरेस्ट आता. अब मैं इंडिया में लोन नहीं ले रहा हूं तो मेरा एक्सचेंज लॉस आ रहा है. तो कहीं ना कहीं दिस आउट ऑफ दिस सेविंग ₹3,50,000 इज एज गुड एज द इंटरेस्ट. चाहे तो लोन इंडिया में ले, चाहे तो लोन फॉरेन में ले, तेरा 3.5 लाख का नुकसान तो आएगा ही आएगा बॉस. क्यों? बिकॉज 3.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं आउट ऑफ दिस 382 तुम्हारा 3.5 लाख का नुकसान तो हुआ ही हुआ है. सो अल्टीमेटली वेयर आप बोलोगे कि हेयर आई एम हैप्पी एंड हेयर आई एम सैड, बट यू हैव टू थिंक कि अल्टीमेटली नेट टू नेट यू आर हैप्पी बिकॉज थोड़ा सा तेरे को प्रॉफिट हुआ है. इसका मतलब अल्टीमेटली 3.5 लाख तो तू कहीं भी जा, चाहे तू इंडिया में जा चाहे तू फॉरेन में जा, तेरा 3.5 लाख रुपए का तो कहीं ना कहीं तेरा 3.5 लाख का तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा ही आएगा. तो यही तो बस यहां पर बोल रहा है. यहां पर क्या बोल रहा है? लोअर ऑफ एक्सचेंज लॉस. एक्सचेंज लॉस कितना है? 3,50,000 एंड सेविंग इन इंटरेस्ट 3,82,250. सो टेक्निकली योर this is the borrowing cost. So now why I am saying कि Ind AS 21 अप्लाई नहीं होगा? Ind AS 21 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि Ind AS 23 बोलता है कि अब हम इस सेविंग एंड इंटरेस्ट को अब हम इस 3.5 लाख को क्या मानेंगे? बोरोइंग कॉस्ट. आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सर मान लीजिए यहां पर 382 की जगह 3,20,000 होता. कितना होता? 3,20,000 होता. हाँ, नाउ सी, अगर तुम इंडिया में लोन लेते तो तुम्हारा इंटरेस्ट सेव होता 3,20,000 का. ठीक है ना? तुमने बोरोइंग फॉरेन करेंसी में किया, तुम्हारा इंटरेस्ट बच गया.
तुम्हारा इंटरेस्ट बच गया, तुम्हारा इंडिया में लोन लेता तो तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा लगता, 3,20,000 से ज्यादा लगता, ठीक है ना, जो कि बच गया। अब बोरिंग कर रहे हो बाहर से तो तुम्हारा 3.5 लाख का तो एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। तो सर टेक्निकली आउट ऑफ 350 यू कुड सेव 320, you could save 320, whichever is lower 320. So now out of 350 320 becomes borrowing cost as per Ind AS 21, whichever is lower, and the remaining 30,000 will be treated as exchange loss as per Ind AS 21. As per Ind AS 21, whichever is lower becomes 320. So guys, ultimately ये इस तरीके से इसको ट्रीट करना पड़ता है. Please take a screenshot and I am making the live chat on for just dealing with your doubts. You can ask me the doubt also. You can ask me the doubt also. You can take the screenshot also. इंटरेस्ट रेट 11% होगा सर, एंड लास्ट में बोरिंग कॉस्ट में इंड AS 23 होगा ना, इंटरेस्ट रेट 11% होगा सर, वो बोरिंग कॉस्ट 23 के हिसाब से होगा ना. यस, इट बिकम्स बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड AS, सॉरी इंड AS 23. Should we take IRR? See, I am assuming that 11% is itself the IRR. Gunjan Patel, I am assuming that the 11% is itself the IRR. Sir, if the next year dollar rate becomes 70, मैं आता हूं, अगर नेक्स्ट ईयर में डॉलर रेट 70 हो गया मान लो, और आपको गेन हो गया, तो गेन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखो गेन का ट्रीटमेंट ये होगा, दिस इज रिटर्न, एक सेकंड मैं भी अपनी स्क्रीन ऑन कर दूं, हाँ ये दिस इज रिटर्न, ये आपका गेन का ट्रीटमेंट ऑफ गेन इन द सब्सिक्वेंट ईयर. ऐसे केस में क्या होगा? एक्सचेंज गेन आएगा, शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बोरिंग कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर एक्सचेंज लॉस. अगले साल में आपका गेन हो गया, अगले साल में आपका जो गेन हुआ, दैट गेन यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द बोरिंग कॉस्ट. आपको अपनी ओरिजिनल बोरिंग कॉस्ट में से गेन को डिडक्ट करना पड़ेगा. कितना? जितना आपने पिछले साल आपने एक्सचेंज लॉस ऐड किया था, उतने तक आप लेस करोगे. अंडरस्टूड और नॉट? ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिएगा. और अगर फर्स्ट ईयर में गेन आ गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा. फर्स्ट ईयर में गेन आ गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गेन आ गया ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. हम तो यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? बोरोइंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, हम गेन की बात ही नहीं कर रहे हैं. सो इफ इन फर्स्ट ईयर देयर इज अ गेन, इग्नोर दैट, अप्लाई इंड AS 21. इफ इन द सेकेंड ईयर इट इज गेन to the extent of exchange loss of earlier year which you have treated as borrowing cost, deduct from the current year borrowing cost. Understood? सर मैं आपके फास्ट ट्रैक देख रहा हूं, चार्ट में ऑलमोस्ट 91% कॉन्सेप्ट कवर हो ही जाता है. वेरी गुड. मतलब पार्ट वापस फ्लोवर अक्षय, मुझे आपका डाउट नहीं समझ में आया. लोकल बोरोइंग कैलकुलेशन में आपने 11.5% लिख दिया. $73 लाख इंटू 11%. अरे ठीक है ना यार, मन की भावनाओं को समझो भाई, कभी कभार जल्दी जल्दी में हो जाता है. So does ancillary cost come under the other cost or only the foreign exchange loss is only cost comes under the other cost? Foreign exchange loss as well as the leases वाला जो interest लगता है, that is,
एंसिलरी कॉस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ ईआरआई, एंसिलरी कॉस्ट विल बिकम द पार्ट ऑफ ईआरआई, ईआरआई के पार्ट में एंसिलरी कॉस्ट आ जाएगा। उषा, गेन का भी एग्जाम्पल हो सकता है तो दे दीजिए। गेन के एग्जाम्पल में मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसा यहां पर लिखो, यहां पर आप लिख सकते हो व्हाट टू डू विथ एक्सचेंज गेन, व्हाट टू डू विथ एक्सचेंज गेन। इसमें आप दो चीजें करोगे, इन फर्स्ट ईयर, इन सब्सिक्वेंट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इग्नोर, ओनली अप्लाई Ind AS 21 directly for gain in subsequent years. Exchange gain shall be deducted, हालांकि मैंने ये ऊपर लिखा भी हुआ है, आपके चार्ट का ही पार्ट है, from borrowing cost of current year। BC मतलब borrowing cost होता है, BC मतलब और कुछ नहीं होता। borrowing cost of current year only to the extent of earlier exchange loss which was treated as borrowing cost. So you have to apply this one. Understood? Guys, try to understand. Commission, ancillary cost, all expenses, all ancillary expenses are part of ERI. And here, I assumed 11% as ERI. I assumed 11% as ERI. Commission, brokerage, ancillary cost, professional fees, premium on redemption of debentures, discount on issue of debentures, whatever, all are part of ERI. Basically, I am assuming this 11% is ERI. ठीक है? Guys, understood? ठीक है बेटा, मैं इसको एक बार और एलोबरेट कर देता हूं, फर्स्ट सिचुएशन क्या थी, 3,50,000, 3,82,250। एक्चुअली आपका लॉस कितना हुआ, 350। पूरे के पूरे लॉस को बोरिंग कॉस्ट मान लो। क्यों? क्योंकि आपकी सेविंग ज्यादा है। अगर आप फॉरेन में लोन नहीं लेते, इंडिया में लेते तो आप पूरा का पूरा 3.5 लाख बचा लेते, पर आपका 382 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगता ही लगता। तो 382 का इंटरेस्ट लगता ही लगता, जो कि आपने नोशनली बचा लिया, तो 350 का जो आपका एक्चुअल लॉस है वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट मान लो। अपोजिट, मान लीजिए आपका 3,20,000 का सेविंग होता। सेकंड केस, आपका 3,20,000 का सेविंग इंटरेस्ट होता, ठीक है ना, 3,20,000 का इंटरेस्ट सेविंग हो गया। तो मैंने बोला अरे यार, मैं इंडिया में लोन लेता तो मेरा 320 ज्यादा लगता, और अभी फॉरेन में लोन लेने से मेरा 350 ज्यादा लगा, तो 320 तो लगता ही लगता। इंडिया में लोन लेता तो 320 ज्यादा लगता, फॉरेन में लोन लिया है तो 350 ज्यादा लगा, तो इसका मतलब 320 तो लगना ही लगना है भाई, 320 तो लगना ही लगना है। सो आउट ऑफ 350, 320 हैव टू बी बोरिंग कॉस्ट एज पर इंड AS 23, एंड रिमेनिंग 30 ये ज्यादा लग गया, शिट ये ज्यादा लग गया, तो इसको मैं क्या मानूं, इसको मानूंगा मैं इंड AS 21 के अकॉर्डिंग एक्सचेंज लॉस, इट इज अपार्ट फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट। क्योंकि 320 तो लगना तय है, चाहे इंडिया में लोन लो चाहे कहीं भी लो, 320 तो लोन इंटरेस्ट होना तय है। तो ये लॉस थोड़ी है, ये तो आपका इंटरेस्ट है। तुम इसको नाम बोल रहे हो एक्सचेंज लॉस, पर ये है तो इंटरेस्ट तुम्हारा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। आया समझ में कि नहीं? सो नाउ क्या करोगे, टोटल बोरिंग कॉस्ट, अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1, तो ये होगा आपका 4,20,750
plus 3,50,000. So total borrowing cost will be 770, 750. और केस 2 420, 750 प्लस 320, 740, 750 टोटल बोरोइंग कॉस्ट। आई बात समझ में कि नहीं? सो ये आपका आ जाता। क्लियर? मेरे शब्दों को नोट करो, ठीक है ना? ये लेक्चर वैसे ही पब्लिक करने वाला हूं, मेरे शब्दों को नोट करो, मैं बार बार क्या बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं। केस नंबर 2 में भाई अगर इंडिया में लोन लेता तो 320 मेरे बच जाते, फॉरेन में लोन लिया तो इंडिया में लोन लेता तो 320 एक्स्ट्रा लगते, इंडिया में लोन लेता तो 320 एक्स्ट्रा लगते, फॉरेन में लोन लिया तो 350 लग गए, तो 320 तो लगना तय है, चाहे 320 में, मतलब 320 तो लगना किसी भी हालत में तय है, चाहे मैं इंडिया में लोन लूं चाहे मैं फॉरेन में लोन लूं, 320 तो एक्स्ट्रा लग ही लग रहा है, तो वो तो इंटरेस्ट हुआ ना एक तरीके से, ठीक है ना? इस अंडरस्टैंडिंग को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। एक्सचेंज गेन का आपको क्लियर होगा, मैं आपको बता चुका हूं, एक्सचेंज गेन का आप यहां से पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है आपको शायद डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। मतलब अप टू लोकल बोरोइंग कॉस्ट ही कैपिटलाइज होगा, बाकी का पीएनएल में जाएगा, है ना सर जी? हाँ सर जी, बिल्कुल, अप टू लोकल बोरोइंग कॉस्ट ही आपका कैपिटल बोरोइंग कॉस्ट होगा, ठीक है? चलिए, तभी लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, ओनली टू द एक्सटेंट। सारा का सारा एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट मानने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस ओनली अप टू सेविंग ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। पर अगर सेविंग ज्यादा है, एक्सचेंज लॉस कम है, तो पूरे एक्सचेंज लॉस को बोरोइंग कॉस्ट मान लो। एक्सचेंज लॉस ज्यादा है, सेविंग कम है, तो ओनली अप टू सेविंग, ताकि लोकल बोरोइंग इंटरेस्ट तक वो आ जाए, ताकि वो आपके लोकल बोरोइंग इंटरेस्ट तक आ जाए। और लोकल बोरोइंग इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली मैंने क्या लिया है? मैंने ऑब्वियसली वो ERI लिया है। आई होप आपने अपने चार्ट में इसको लिख लिया होगा। बाकी आपको यहां पर DT रिटेल का भी इंपैक्ट समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 2 पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है, आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफाइंग असेट। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफाइंग असेट। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, अब हम मुद्दे पे आते हैं। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? एक सेकेंड, है ना? हिमांशी लालवानी, 382 250 माइनस 350 के डिफरेंस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि 382 250 आपका नोशनल गेन है, आपके बुक्स में वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। आपका एक्चुअल लॉस 350 है और आपने पूरे 350 को रिकॉग्नाइज कर लिया एज बोरोइंग कॉस्ट। तो जो ऊपर की जो पार्ट है वो आपका नोशनल गेन है, वो आपका बुक्स का गेन नहीं है। वो तो ऐसा खुद खुशी खुशी में गेन हो गया। जैसे हिमांशी, जैसे तुम एक मोबाइल लेके आ गई, है ना? एक मोबाइल लेके आ गई और वो मोबाइल, वो एप्पल फोन है, एप्पल आईफोन 12 आ गया, है ना? एप्पल आईफोन 12 आ गया। मान लीजिए वो 1,50,000 का फोन है, ठीक है ना? तुम लेके आई उसको 1,30,000 में, पता नहीं कहां से जुगाड़ करके 130 में लेके आई, ठीक है ना? अब जितने में तुम लेके आई तो तुम रिकॉर्ड उसी पे करोगी ना, एप्पल आईफोन अकाउंट डेबिट 130। भाई 130 का है तो साला असेट ही होगा, और क्या होगा? तो 130 टू बैंक, कि तुम बोलोगी नहीं 150 का है, मैं 150 में रिकॉर्ड करूंगी और 20,000 गेन बुक करूंगी। भाई इनिशियल रिकॉग्निशन तुम एट कॉस्ट पे करती हो हमेशा, राइट? तो जो 20,000 का जो प्रॉफिट हुआ है तुम्हें, तुम वो मनी मन खुश हो जाओ, पर तुम उसको रिकॉर्ड नहीं करोगी। वैसे ही 382 जो तुम्हारे इंटरेस्ट की सेविंग है, जबकि एक्चुअल लॉस तुम्हारा 350 हुआ, तो जो बाकी का डिफरेंस है वो तुम्हारा मनी मन का गेन है, उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हिमांशी लालवानी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो, क्वालिफाइंग एसेट हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली इसका रिलेशन बोरोइंग कॉस्ट से कैसे है, मैंने अभी आपको बताया। हम ये क्वालिफाइंग एसेट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले 4 स्टैंडर्ड पढ़े, पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री। ये चारों एसेट आपने खरीदी होंगी या कंस्ट्रक्ट करी होंगी या फिर आपने प्रोड्यूस करी होंगी। तो उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, खरीदने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपने हो सकता है अमाउंट बोरो किया हो, और बोरो किया होगा तो आपका बोरोइंग कॉस्ट लगा होगा। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ये क्वालिफाइंग एसेट के बारे में कि क्या बोरोइंग कॉस्ट को हमें कैपिटलाइज तो नहीं करना पड़ेगा, वो पीपीई में, वो इंटेंजिबल में, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, वो इन्वेंट्री में। सर इन्वेंट्री में भी? हाँ इन्वेंट्री में भी।
तो सर हमें कैपिटलाइज तो नहीं करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन। सर ये वर्ड क्वालिफाइंग क्यों है? क्वालिफाइंग मतलब एक तरीके से आप समझो कि एलिजिबिलिटी। ऐसी कोई भी एसेट जिसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए वो क्वालिफाइंग एसेट होती है। ऐसी कोई भी एसेट जिसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी वो एसेट क्वालिफाइंग नहीं होगी, वो एलिजिबल नहीं होगी बोरिंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन के लिए। हाँ, तो एनी एसेट, क्वालिफाइंग एसेट मतलब एनी एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। सर ये क्या होता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम? बच्चों सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नीचे मैंने डबल स्टार लगाया है, जनरली 12 महीने और मोर, पर ये जरूरी नहीं है। 12 महीने से कम के पीरियड को भी, 8 महीने के पीरियड को भी, 9 महीने के पीरियड को भी, 10 महीने के पीरियड को भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जा सकता है। डिपेंड्स ऑन केस टू केस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। इस पे बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इंडेस 16 में और इंडेस 23 में, जहां पर वो पीपी की कॉस्ट आपसे पूछ रहा है और उसके लिए उन्होंने अमाउंट को बोरो किया और 7 महीने का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया। एक क्वेश्चन में कैपिटलाइज किया और दूसरे क्वेश्चन में नहीं किया है। आए दिन मुझसे बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है? सर एक क्वेश्चन में कैपिटलाइज किया दूसरे क्वेश्चन में नहीं किया है, क्या कर रहे हैं? आईसीआई ये भाई क्या करें, जनरली करना पड़ता है। सो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब जनरली 12 महीने या उससे ज्यादा, बट लोअर पीरियड ऑफ लोअर देन 12 मंथ कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड। ऐसी कोई भी एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। चलो इसको हिंदी में समझते हैं, एसेट को मुझे फाइनली क्या करना है? यूज करना है, क्योंकि वो मेरी पीपी है या फिर वो मेरे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, या फिर वो मेरा इंटेंजिबल एसेट है, या फिर मुझे उसको सेल करना है, मतलब मेरी इन्वेंट्री है। तो यहां पर वो दोनों चीज, चारों चीजें आ गई, पीपी भी आ गई, यूज, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यूज फॉर रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट भी आ गई, यूज, और सेल भी आ गया, मतलब इन्वेंट्री। ऐसी कोई भी एसेट जिसको मैं अल्टीमेटली यूज करना चाह रहा हूं या सेल करना चाह रहा हूं, बट उसको यूज और सेल करने के लिए इट शुड बी रेडी, और रेडी होने के लिए it is taking substantial period of time. For ready it takes substantial time. It is not like कि यार चलो मुझे एसेट चाहिए, मैं खरीद के लेके आ गया, 2 दिन में मेरी एसेट रेडी हो गई। इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो जनरली जब हम परचेज करते हैं किसी एसेट को और रेडीली अवेलेबल होती है, वो रेडीली यूजेबल होती है, रेडीली सेलेबल होती है, ऐसे केस में वो एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती। जनरली जब आप एसेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है ना, वो एसेट्स आपकी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है। या जहां पर आप बिल्डिंग बना रहे हो, आप प्लांट एंड मशीनरी को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, एंड इंस्टॉलेशन में टाइम लग गया, सो इट मे बी अ क्वालिफाइंग एसेट। इन्वेंट्री जनरली क्वालिफाइंग एसेट नहीं होती, क्योंकि वो जनरली आपका सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेती। पर इन्वेंट्री भी आपकी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले और कुछ भी एक्स्ट्रा कंडीशन फुलफिल करे। क्या है एक्स्ट्रा कंडीशन? ये रही आपकी एक्स्ट्रा कंडीशन। इन्वेंट्री के ऊपर मैंने स्पेशल ये गोला बनाया है, ये सर्किल में डाला है, क्योंकि इसके ऊपर स्पेशल केस पूछा जा सकता है। आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंड आई एम इनेबलिंग द चैट एंड यू गाइज विल एक्सप्लेन कि ये क्या लिखा हुआ है। इन्वेंट्री को क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे, और मानेंगे तो कब मानेंगे? यू गाइज हैव टू एक्सप्लेन मी। मैं चैट को इनेबल कर रहा हूं, आप मुझसे पूछेंगे नहीं, इसका मतलब पहले मैं आपसे पूछूंगा, मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताइए, फिर अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, राइट? पहले आप इसको पढ़ लीजिए एंड मैं और कोई डाउट इंटरटेन नहीं करूंगा। Customized inventory, yes, can say. Very good Ravi, very good. Gunjan Patel, yes. Like Rolls Royals.
specifically customized as per the requirements. Yes. Titanic ship. Yes, ships, aircrafts are the examples, best examples. Inventory must be produced in the larger quantities. Must not be produced in larger quantities. And not produced on repetitive basis. Now, कभी कभार लिकर को लोग बोलते हैं कि सर ये क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है, बिकॉज सर फॉर सेल इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वी नीड टू स्टोर इट. दारू जितनी पुरानी उतनी अच्छी, तो सर हमें तो उसको 8 साल स्टोर करना पड़ेगा. मैं बोला हाँ यार 8 साल स्टोर करना पड़ेगा, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू सेल तो लग रहा है, बट इट इज प्रोड्यूस इन अ लार्जर क्वांटिटी एंड ऑन रिपीटेटिव बेसिस. आप उसको रिपीटेटिव बेसिस पे बनाते हो. जनरली यहां पर जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ज्वेलरी, अगर कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो, अगर कस्टमाइज है तो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बना रहे हो तो, या फिर आप कोई मॉडिफाइड कार बना रहे हो, मॉडिफाइड व्हीकल बना रहे हो, आप शिप बना रहे हो, एयरक्राफ्ट बना रहे हो, दैट कैन बी कवर्ड एज that inventory can be covered under qualifying category. Otherwise, inventory is generally not a qualifying asset because it is ready to sell, or otherwise it does not take substantial period of time. If it takes substantial period of time, अगर वो ज्यादा समय लेती भी है, बट आप वो लार्जर क्वांटिटी में बनाते हो, प्लस वो रिपीटेटिव बेसिस पे बनाते हो, तो भी वो आपकी क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी. तो रिपीटेटिव बेसिस पे नहीं बननी चाहिए, लार्जर क्वांटिटी में नहीं बननी चाहिए. ठीक है. रफेल, यस, रफेल का एग्जांपल तो मैं अपने नॉर्मल क्लासेस में देता हूं. मधु, आई थिंक शायद आपने फास्ट ट्रैक, रेगुलर या बूस्टर परचेज किया होगा, इसलिए आप ये दे पा रहे हो. कोरोना वायरस वैक्सीन. यस, वी कैन से कोरोना वायरस वैक्सीन. कोरोना वायरस वैक्सीन की स्पेलिंग क्या होती है रे? वैक्सीन. ठीक है, चलो, वेरी गुड. सो क्वालिफाइंग एसेट आपको समझ में आ गया. नाउ व्हाट टू डू. अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय बोरोइंग कॉस्ट, दूसरा पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट. दो चीजें मेन पढ़ ली. बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है. बस अब मजा आ गया. अब दोनों को लिंकिंग करना है. मतलब हमने क्या पढ़ा? लोन ले लिया, लोन लेते वक्त हमें कितना कॉस्ट आया, और इसके अलावा, अच्छा, लोन लेते वक्त जो भी हमें कॉस्ट आया, अगर आपने लोन लेते वक्त कोई कमीशन दिया है, ब्रोकरेज दिया है, प्रोसेसिंग फीस दिया है, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस दिया है, वो सब आपका ERI, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कवर हो जाएगा, IRR में. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हमने क्वालिफाइंग एसेट को पढ़ लिया. एक सेकंड में सामने स्क्रीन लेके आऊं. हाँ, दूसरा हमने पढ़ा क्वालिफाइंग एसेट. अब दोनों को लिंक करते हैं. सर पॉइंट क्या है, मुद्दे पे आओ. रिकॉग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, मतलब बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉर्ड कब करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कब करेंगे. आइए, इफ बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड इन रिलेशन टू ACP, ऐसे याद रखना है आपको. ACP याद है ना, ACP कौन सा वाला, वो CID वाला. CID में वो ACP प्रद्युमन होता है, वैसे ही ACP, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट. If the borrowing cost is incurred in relation to, अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन के रिलेशन में, प्रोडक्शन के रिलेशन में, या कंस्ट्रक्शन के रिलेशन में, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, ACP, और है वे या तो एक्विजिशन, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, देन इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड. हम उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे. अदरवाइज क्या करेंगे, P&L. अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट ACP में नहीं है, मतलब बोरोइंग कॉस्ट आपके क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन में नहीं, एक्विजिशन में नहीं, प्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है ना, तो आप उसको P&L में चार्ज करोगे. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपके मान लो 2 लोन चल रहे हैं, आपके 2 लोन चल रहे हैं. एक पहला लोन फॉर स्पेशली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन, जो आपने अपने नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लोन लिया हुआ है. तो जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का जो लोन है, उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसका इंटरेस्ट आप क्या करोगे, कैपिटलाइज्ड. ठीक है ना. बट जो आपका वर्किंग कैपिटल का जो लोन है, वो जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज में लग रहा है, उसको आपने अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाया ही नहीं. तो ऐसे केस में आप उस
इंटरेस्ट को P&L में ले जाओगे। बट आप जानते हो कि नहीं नहीं, आपने तो वो वाला भी पैसा यूज किया है बिल्डिंग में, तो आप उसका भी कुछ पार्ट हो सकता है लगा बिल्डिंग में कैपिटलाइज कर लो, ठीक है ना। सो इट इज सिंपल, रिकॉग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ACP, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन। किस चीज का एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन? क्वालिफाइंग एसेट का। बोरोइंग कॉस्ट क्या कर रही है यहां पर? बोरोइंग कॉस्ट इज इन रिलेशन। व्हाई रिलेशन? यू टुक द बोरोइंग एंड यू अप्लाइड द फंड्स टू द एक्विजिशन ऑफ qualifying asset, construction of qualifying asset, production of qualifying asset. You took the borrowing and you applied the funds. Whatever the interest, whatever the borrowing cost incurred, you have to capitalize. ठीक है बेटा? अच्छा, तीन चीजें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आईपीसी लेवल पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन कब से शुरू करेंगे? सस्पेंशन, बीच में कैपिटलाइजेशन सस्पेंड कर देंगे टेम्पररी, टेम्पररी पीरियड के लिए कैपिटलाइजेशन नहीं करेंगे कुछ कारणों से। और तीसरा, फाइनली कैपिटलाइजेशन को बंद कर देंगे। सो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड इट इज सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एंड इट इज सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, आप कैपिटलाइजेशन कब से करना शुरू करोगे? जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए, प्लस जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए, तीनों की तीनों कंडीशन, और में नहीं है एंड में है। पहला, एक्सपेंडिचर मस्ट बी इनकर्ड ऑन ACP, आपने बोरिंग लेकर आपने क्या क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया क्या? दूसरा, बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी इनकर्ड, ऐसा तो नहीं कि आपका बोरिंग कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रहा। जैसे अभी रिसेंटली कोरोना वायरस के केस में अभी आपने सबने सुना था कि RBI ने एक तरीके से बैंक को रिकमेंडेशन दे दी कि आप अपने कस्टमर्स को कुछ पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज मत करिए, ठीक है ना। आप उस पीरियड को आप एक तरीके से मॉनिटरिंग पीरियड बना लो। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने लोन ले लिया पर आपकी बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई नहीं है। जब आपकी बोरिंग कॉस्ट ही इनकर नहीं हो तो कैपिटलाइज क्यों करोगे? और तीसरा, नेसेसरी एक्टिविटीज शुड बी इन प्रोग्रेस। नेसेसरी एक्टिविटीज मींस सपोज यू हैव मेड द एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट। मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस दे दिया तो इट बिकम्स एन एक्सपेंडिचर। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, इट इज इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इज इनकर्ड। बट एक्चुअली अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई नहीं है, अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हुई है। सो टेक्निकली तीनों की तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो ही हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। दूसरा, सस्पेंशन। व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन मतलब आप कैपिटलाइजेशन करना शुरू कर चुके हो, आप हर महीने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते जा रहे हो, कैपिटलाइज करते जा रहे हो, आप P&L में चार्ज नहीं कर रहे हो। बट अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपको काम रोकना पड़ा, आपको काम रोकना पड़ा। किसकी चीज का काम? आपको क्वालिफाइंग एसेट का एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। जितने पीरियड तक आपने काम रोका उतने पीरियड के लिए आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करोगे। एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, बट व्हेन सच इंटरप्शन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिव डेवलपमेंट देन नो सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, मान लीजिए आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके लिए आपने लोन लिया, लोन के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आ रहा था आप उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर चुके हो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, अचानक से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपको नोटिस आ गया एंड आपको काम रोकना पड़ा। यू हैव टू क्या बोलते हैं, सस्पेंड द वर्क। व्हाई? एक्टिव डेवलपमेंट वाज इंटरप्टेड बिकॉज यू हैवंट टुक द परमिशन, प्रॉपरली आपने परमिशंस नहीं लिए थे और आपका काम बीच में रुक गया। आपका काम 4 महीने तक रुका, तो 4 महीने को क्या मैं एक्सटेंडेड पीरियड बोलूंगा क्या? द आंसर इज यस, 4 महीने को मैं एक्सटेंडेड पीरियड बोलूंगा। तो 4 महीने तक आपका काम रुक गया। इन 4 महीनों में आपका काम रुका है पर बोरिंग कॉस्ट थोड़ी रुकेगी, इंटरेस्ट तो लगता रह रहा है, इंटरेस्ट का मीटर तो ऑन है। तो जो ये इंटरेस्ट का मीटर जो ऑन है, ये इंटरेस्ट को हम P&L में चार्ज करेंगे। इसी की जगह पे मान लीजिए आपका काम रुक गया दिवाली की छुट्टियों के चक्कर में, बिकॉज ऑफ द दिवाली हॉलीडेज आपका काम 10 दिन के लिए रुक गया। क्या ये 10 दिन एक्सटेंडेड पीरियड है? द आंसर इज नो। 10 डेज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड पीरियड। तो ऐसे केस में आप 10 डेज का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कंटिन्यूअसली करते चलोगे। तो सर हम एक्सटेंडेड पीरियड कितना मानेंगे? वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट का क्राइटेरिया, हम कुछ नहीं बोल सकते। दूसरा, बट व्हेन सच इंटरप्शन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिव डेवलपमेंट। अब मान लीजिए नेसेसरी फॉर एक्टिव डेवलपमेंट, कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस के चक्कर में
लेबर सारा का सारा चला गया अपने घर, ठीक है ना। हम सब जानते हैं, जैसे यहां पर हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हम हर कोई जानते हैं कि महाराष्ट्र में मैक्सिमम जो लेबर होता है वो बिहार, यूपी, झारखंड साइड से आता है, ठीक है ना, एमपी, छत्तीसगढ़ वहां से आता है। तो यहां पर मुझे रियली मालूम पड़ा, बहुत सारे जो रियल एस्टेट ऑनर डेवलपर्स थे उन्होंने बताया कि हमारे सारा पूरा लेबर जा चुकी है। तो जब लेबर जा चुकी है, जब मान लीजिए लेबर चली गई, जो ये 3 से अब शायद लेबर वापस आ रही है, स्लोली लेबर वापस आ रही है। सो जो ये 3-4 महीने जो लेबर चली गई, क्या ये हमारे हाथ में, क्या ये अवॉइडेबल है कि अनअवॉइडेबल है? ये अनअवॉइडेबल है, ये हमारे हाथ में नहीं है, राइट। सो एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, सच इंटरप्शन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिव डेवलपमेंट। अगर मान लीजिए लेबर नहीं जाती तो लेबर तो जाना तय थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो ऐसे केस में हम चाहें तो बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन करते जा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अब बारिश का सीजन आ गया, हम इंटेंशनली बारिश के सीजन में 2 महीने काम बंद रखते हैं ताकि हमारा आगे चल के काम बिगड़े ना। सो दैट इंटरप्शन इज नेसेसरी फॉर द एक्टिव डेवलपमेंट। इन दैट केस नो नीड टू मेक द सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। सेसेशन मींस फाइनली बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना बंद कब करेंगे? क्यों? क्योंकि बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ तो 30-40 साल होगी। आपकी बिल्डिंग एक बार बन गई, उसके बाद तो आपकी बिल्डिंग तो यूजफुल लाइफ चलती रहेगी। और लोन भी आपका 20-30 साल का होगा, लोन भी आपका 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का होगा। क्या हमेशा का लोन आप कैपिटलाइज करोगे? द आंसर इज नो। ACP is substantially completed if complete, है ना। ACP is substantially completed मतलब when the asset becomes complete substantially। जनरली सब कुछ काम हो चुका है, अब आपने बिल्ड यूज करना शुरू कर दिया है, बेचना शुरू कर दिया है, नो नीड टू कैपिटलाइज। अब P&L में जाएगा। इफ कंप्लीशन टेक्स प्लेस इन पार्ट्स, मान लीजिए आपका पार्ट्स में कंप्लीशन हो रहा है। मान लो आप एक मशीनरी बना रहे हो, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, सेकंड कंपोनेंट इज नॉट येट कंप्लीटेड। क्या वो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या आप सेपरेटली यूज कर सकते हो? क्या वो सेपरेटली कैपेबल है यूज करने के लिए, सेल करने के लिए? इफ यस, तो उस पार्ट के लिए आप सेसेशन कर लोगे, रिमेनिंग पार्ट के लिए आपका कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा। बट आपका वो पार्ट सेपरेटली यूज नहीं हो सकता, सेल नहीं हो सकता। इन दैट केस नो नीड टू सीज द कैपिटलाइजेशन, कंटिन्यूअसली आप कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो यू गाइज कैन आस्क, मैं लाइव चैट को इनेबल कर रहा हूं। ऑल्दो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सर व्हाट अबाउट द बिल्डर हु इज बिल्डिंग फ्लैट्स? उसके लिए वो क्वालिफाइंग असेट होगी शब्द रूप। अगर कोई अल्कोहल का VVIP ब्लेंड को लाइक हेनरी आईवी जो स्मॉलर वेरी स्मॉलर क्वांटिटी में हो एंड इज प्रोड्यूस ओनली वंस ऑल्सो टेक सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी देन इट विल बी कंसीडर्ड। यस संजय खंडेलवाल, बहुत ज्यादा तुम्हें नॉलेज है दारू की। यस ऐसे केस में वो क्वालिफाइंग होगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बोरिंग कॉस्ट कब से कमेंस करेंगे? जब टावर इंस्टॉल करके रेडी हो टू यूज है बट लाइसेंस नहीं मिला या फिर लाइसेंस अप्रूव हो गया। डिपेंड करता है बेटा, अगर आपने बिना लाइसेंस के काम शुरू कर दिया है, लाइसेंस बांटना शुरू, आपने अगर नेटवर्क बांटना शुरू कर दिया है, जो कि जनरली होता है कभी कभार, तो ऐसे केस में आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप लाइसेंस के बाद करोगे। सर ट्रेड यूनियन काम रुकवा दे फॉर 15 डेज। मुझे नहीं लगता कि हमें कैपिटलाइजेशन करना बंद करना चाहिए। ट्रेड यूनियन का काम रुक गया पर 15 डेज है। 15 डेज इज नॉट एन एक्सटेंडेड पीरियड। बट यहीं पर अगर मान लो 15 डेज के लिए नहीं रुका, 50 डेज के लिए रुक गया, 60 डेज के लिए रुक गया, इट मे बी एक्सटेंडेड पीरियड। प्लीज एक्सप्लेन एक्सटेंडेड पीरियड। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एक्सटेंडेड पीरियड। एक्सटेंडेड पीरियड इज नॉट लाइक कि कोई डिफाइंड नहीं है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। एक्सटेंडेड पीरियड इज डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट उस टाइम पीरियड को एक्सटेंडेड मानता है कि नहीं मानता है। जनरली 1 महीना तो मिनिमम होना चाहिए ना यार। नेसेसरी एक्सपेंस फॉर कंस्ट्रक्शन में परचेज ऑफ लैंड को क्यों हटा दिया गया? लैंड परचेज को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आपने लोन लिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, आपने लोन लैंड के लिए नहीं लिया था। ये रीजन है। आपने लोन लैंड के लिए नहीं लिया था, आपने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया था। तो लैंड के लिए आपने लोन ही ले लिया। बोरिंग कॉस्ट इज नॉट रिलेटिंग टू द लैंड। हेंस सर कोरोना वायरस वैक्सीन कैसे क्वालिफाइंग एसेट होगी? क्योंकि वो तो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी। ये भी बात है।
बात तो सही है, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी और रिपीटेटिव बेसिस पे प्रोड्यूस होगी तो वो तो नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। सर नेसेसरी सस्पेंशन में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का एग्जाम्पल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। सर हाउ इज इट पॉसिबल दैट एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड बट नेसेसरी एक्टिविटीज आर नॉट इन प्रोग्रेस? मैंने बताया ना, आपने एडवांस दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को बट द एक्टिविटीज आर नॉट इन प्रोग्रेस, सिंपल। कोर्ट का स्टे लग गया, एक्सटेंडेड हो गया, बिल्कुल कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया, ये हो सकता है। कोरोना वायरस वैक्सीन, बिल्कुल सही बोला, कोरोना वायरस वैक्सीन को मैंने ध्यान नहीं दिया। सिंस इट इज प्रोड्यूस इन अ लार्जर क्वांटिटी डेफिनेटली, और रिपीटेटिव बेसिस पे बनेगा तो डेफिनेटली वो आगे चल के एक तरीके से आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं हो सकता। लोन तो सर फैक्ट्री के लिए लिया था, उसके लिए ही लैंड परचेज किया था ना भाई, बात को समझो। लोन आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री के लिए लिया है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री के लिए लिया है, आपने लैंड के लिए नहीं लिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और लैंड आपका एक परचेज करके रख लिया, लोन लिया आपने कंस्ट्रक्शन के लिए। इंपॉर्टेंटली वहां पर ये अज्यूम किया जा रहा है आईसीए के द्वारा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चनेबल है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि आपने लोन हमेशा कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, ये मान के चलना है। सस्पेंशन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेट दोनों पीएनएल में जाएगा? यस डेफिनेटली पीएनएल में जाएगा। देवांश, डैम ऑन रिवर स्टॉप ड्यू टू हाई वाटर लेवल इन रेनी सीजन, वेरी गुड सोमेश, ये भी एक रीजन है। सर इंडिया टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब पब्लिक होगा? नो कमेंट्स। सर आई हैव क्लियरली अंडरस्टैंड मीन सर एनीथिंग बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट विल नॉट स्टॉप द कैपिटलाइजेशन, डेफिनेटली मधु। Sir, we can say if suspension is due to normal reason, we should not stop capitalization, and if suspension is due to abnormal reason, we should stop. Yes, avoidable, unavoidable. Avoidable, stop. Unavoidable, no need to stop the capitalization. Due to natural calamities, अगर काम रुका हो तो कैपिटलाइजेशन करना चालू रखें या नहीं? रखना पड़ेगा। संजय खंडेलवाल, जिसको दारू की बहुत नॉलेज है, आपको रखना पड़ेगा, कंटिन्यू। कुछ नाम मुझे याद हो गए हैं, लाइक संजय खंडेलवाल, मधु चौधरी, रवि केडिया, सोमेश, कुछ नाम मुझे याद है अब। शुभम महेश्वरी। डेवलपमेंट एक्सपेंस इज अ क्वालिफाइंग असेट। डेवलपमेंट एक्सपेंस वो जो आप इंटेंजिबल असेट का बोल रहे हो क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप उसकी बात कर रहे हो तो यस इट कैन बी क्वालिफाइंग असेट। मीन्स फॉर सस्पेंशन वी हैव टू सी अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल रीजन। यस सर, ईआरआई एंड एक्चुअल रेट में डिफरेंस आ गया लोन अमाउंट में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, तू रिकॉर्ड तो ईआरआई के बेसिस पे कर रहा है, और जो तू पे कर रहा है वो तू एज पर एक्चुअल कर रहा है, तो डिफरेंस तेरा यहाँ तो रिमेनिंग असेट होगा या तो रिमेनिंग लायबिलिटी होगा, और उसके ऊपर तो डीटी डिटेल क्रिएट करेगा। कौन पूछा? हीना बंसल। सर स्ट्राइक के केस में क्या होगा? स्ट्राइक इज अवॉइडेबल। आई थिंक स्ट्राइक, ट्रेड यूनियन का जो स्ट्राइक हुआ वो अवॉइडेबल है। अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हुआ तो आपको बोरिंग कॉस्ट का सस्पेंशन करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करना पड़ेगा। बोरिंग रेट एंड आईआरआर रेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दीजिए। अभी जस्ट मैंने बोला कि आप पे करोगे एज पर एक्चुअल बोरिंग, आप रिकॉर्ड करोगे एज पर ईआरआई, तो डिफरेंस डेफिनेटली आपका ऊपर नीचे आएगा, डेबिट क्रेडिट आएगा, वो आपका असेट लायबिलिटी होगा, और उसके ऊपर आपका बनेगा डीटी रिटेल। हेमंत वर्मा, यस अंडरस्टूड, ये भी नाम याद है। सर नेचुरल कैलेमिटीज में क्या होगा, प्लीज एक्सप्लेन। नेचुरल कैलेमिटी में क्या होगा? आई थिंक नेचुरल कैलेमिटी जैसे कोरोना वायरस भी तो एक नेचुरल ही है यार, तो यहां पर मेरा मानना है कि ये अनअवॉइडेबल है, और अनअवॉइडेबल है तो आई थिंक यहां पर हमें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू करते रहना चाहिए। महफूज आलम, डेज डिसाइड करने का कोई रूल नहीं है बेटा, मैंने बोला था एक्सटेंडेड पीरियड डेज डिसाइड करने का कोई रूल नहीं है, यहां पर मैनेजमेंट विल डिसाइड कि हम वो 30 डेज को मान रहे हैं एक्सटेंडेड पीरियड, 60 डेज को मान रहे हैं। मैं पर्सनली बोलूं तो इंटरेस्ट जनरली मंथली बेसिस पे लगता है, तो कम से कम 30 दिन तो होने चाहिए ना। लॉकडाउन पीरियड से कंस्ट्रक्शन स्टॉप हुआ तो मैंने बोला ये अनअवॉइडेबल है। सर यू सेड प्रायोरिटी इज गिवन टू असेट गिवन, बट आई से क्वेश्चन इन इंडिया 16 ऑन रिसीव बेसिस। कोमल, आई थिंक यू हैव पुरानी बुक्स, यू हैव ओल्ड बुक्स, डाउनलोड द न्यू मटेरियल, प्लीज रेफर द न्यू मटेरियल। चलिए
I think everyone is now making time pass. Thank you ARK Mishra officials. Okay. Types of borrowing. Types of borrowing cost. Types of borrowing cost. Types of borrowing cost. Borrowing cost कितने टाइप का होता है? Borrowing cost कितने टाइप का होता है? Specific borrowing cost, general borrowing cost. सर ये क्या होता है स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट और जनरल बोरिंग कॉस्ट? सिंपल सी बात है. स्पेसिफिक बोरिंग मतलब देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप. आपने एक लोन लिया पर्टिकुलर एक असेट के लिए, देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप. आपने स्पेसिफिकली लोन लिया गाड़ी परचेज करने के लिए, आपने लोन लिया बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है ना, आपने लोन लिया प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए. एक लोन एक असेट, देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप. जनरल बोरिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस. प्रोजेक्ट फाइनेंस मतलब आप पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसके लिए आपने अलग अलग जगह से लोन लिया. आपके बहुत सारे लोन है, असेट एक है. देयर में बी मोर देन वन बोरोइंग बट अ सिंगल असेट, और देयर में बी मोर देन वन बोरोइंग एंड मोर देन वन असेट्स. मोर देन वन बोरोइंग, मोर देन वन असेट मतलब यहां पर एक से ज्यादा लोन है और एक से ज्यादा असेट है. अब सोचो आपके 4 लोन चल रहे हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट. चारों का आपने लोन लिया. आपके 4 डिफरेंट क्वालिफाइंग असेट है, असेट 1, असेट 2, असेट 3, असेट 4. चारों का पैसा आपने चारों में यूज किया है. बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आपने चारों में यूज किया है, एसबीआई का पैसा चारों में यूज किया है, आईसीआईसीआई का पैसा आपने चारों में यूज किया है, एचडीएफसी का पैसा आपने चारों में यूज किया है. किसका पैसा कितना कहां पे यूज किया है यू डोंट नो, बट आपने यूज जरूर किया है. इट इज जनरल बोरिंग. अब स्पेसिफिक बोरिंग में सिंपल है. स्पेसिफिक बोरिंग बिकॉज देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप, मस्त 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है ना. तो यहां पर क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा उसी एक ही एसेट में जाके कैपिटलाइज होगा बिकॉज इट इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप. बट इन केस देयर आर सो मेनी लोन्स एंड सो मेनी असेट्स, किसका पैसा कितना उसमें गया, कितना पैसा किसका पैसा कितना यूटिलाइज हुआ, यू कांट से. याद करो पुराने जमाने की एक मूवी होती थी नाना पाटेकर की, आज भी उसका डायलॉग बहुत फेमस है, उस पर मीम भी बनते हैं बहुत सारे. क्रांतिवीर करके एक मूवी थी नाना पाटेकर की, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम का कुछ झगड़ा चलता है उस मूवी में. तो जिसमें वो एक मुस्लिम का खून निकालता है और वो अपना खून निकालता है क्योंकि वो हिंदू होता है, और वो मुस्लिम का खून निकालता है और वो उसके हाथ में दोनों खून डाल देता है. बोलता है अब बता हिंदू का खून कौन सा और मुस्लिम का खून कौन सा. वैसे ही जनरल बोरिंग कॉस्ट का फंडा है. लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा तूने चारों में यूज किया, आईसीआईसीआई का पैसा तूने चारों में यूज किया, बता कितना पैसा कहां यूज हुआ, यू कैन नॉट से. और बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट है मान लो 10%, आईसीआईसीआई का 11%, एचडीएफसी का 12%, एसबीआई का 9%. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है. कितना पैसा कहां यूज हुआ यू कांट से. ऐसे केस में यू हैव टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट. कैसे कैलकुलेट करोगे, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करोगे. मतलब ये जो चारों के चारों लोन है ना, ये चारों के चारों लोन का एक ही सिंगल रेट कैलकुलेट करोगे. बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, चारों का एक सिंगल रेट कैलकुलेट करोगे. दैट इज सिंगल रेट. सिंगल रेट कैलकुलेट करोगे. ये सिंगल रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, एसबीआई का टोटल बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड. आईसीआईसीआई का कितना लोन है, एचडीएफसी का कितना लोन है, एसबीआई का कितना लोन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना लोन है. टेक मंथ्स एज वेट. फॉर एग्जाम्पल आपने एसबीआई का लोन अप्रैल में लिया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ इंटू 12/12 प्लस आपने आईसीआईसीआई का लोन लिया जुलाई में 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ इंटू 9/12. सो टेक मंथ्स एज वेट, क्योंकि आपने ऊपर जो इंटरेस्ट भी लिया होगा, बोरिंग कॉस्ट भी लिया होगा, वो भी 9 मंथ्स के लिए होगी, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा, और इंटू 100 ऑब्वियसली आप यहां पर करोगे इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट. ये आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट. ठीक है ना. अब ये मत बोलना कि सर सॉल्व करके बताओ, एग्जांपल देके बताओ, बेटा चार्ट रिवीजन चल रहा है.
ठीक है ना, थोड़ा सा आपको लिमिट में रहना पड़ेगा और मुझे भी लिमिट में रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा रेगुलर कोर्स की तरह पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो ये चार्ट रिवीजन नहीं दिखेगा। तो ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, अब ये आपका वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट लग तो गया। व्हाट टू डू नाउ व्हेन वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट या बोरोइंग रेट इज कैलकुलेटेड। आपका ये रेट निकल गया, अब इस रेट को करोगे क्या, इस रेट को अप्लाई करोगे एक्सपेंडिचर के ऊपर। आपने क्वालिफाइंग असेट मतलब असेट 1 2 3 के ऊपर कितना खर्चा किया, उस एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको रेट लगाना पड़ेगा इनटू मंथ वेट। अब मंथ वेट क्यों, मान लो आपने क्वालिफाइंग असेट 1 के ऊपर अप्रैल में 10 लाख खर्चा किया, फिर जून में खर्चा किया, फिर आपने अक्टूबर में किया, तो आपने अप्रैल में जो किया तो इंटू 12/12, फिर जून में आपने 5 लाख का खर्चा किया तो 5 लाख इंटू वेटेड एवरेज रेट इंटू 10/12 क्योंकि जून में किया, अक्टूबर में किया तो इंटू 6/12। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक द मंथ्स एज वेट। ये एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट कैसे निकलता है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा कि एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या निकलता है। एक्सपेंडिचर इनकर टिल लास्ट ईयर, जितना लास्ट ईयर तक आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया था उसमें आपने बोरोइंग कॉस्ट कितना कर लिया था, इस बार करंट ईयर में आपने कितना कैश पेमेंट ऑन मटेरियल किया, कितना आपने नॉन कैश एक्सपेंस किया, ग्रांट अगर कुछ रिसीव हुई माइनस करेंगे, कुछ अगर आपको कस्टमर से प्रोग्रेस पेमेंट मिला, अगर आपने कस्टमर के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो माइनस करेंगे। ठीक है, लास्ट मिसलेनियस प्रोविजन। Miscellaneous provision. Interest on temporary investment of borrowed funds. Deduction from total borrowing cost before capitalization and before calculating WACR. WACR मतलब weighted average borrowing rate. Weighted average capitalization rate. हाँ, आपने लोन लिया, आपने अभी तक उसको क्वालिफाइंग एसेट में नहीं अप्लाई किया, अभी तक आपने क्वालिफाइंग एसेट का काम शुरू ही नहीं किया। अब आपने लोन लेके बैठे हो, अब आप लोन लेके बैठे हो तो अचानक से लॉकडाउन हो गया तो आपने अपनी एसेट के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया। अब क्या करें, आपका लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगता जा रहा है। आपने क्या किया, आपने लोन अमाउंट को टेम्पररी इन्वेस्ट कर दिया जस्ट टू अर्न मिनिमम इनकम 5% 6%। जो आपको इनकम आई है उस इनकम को आपको P&L में नहीं लेके जाने का, आप टोटल बोरोइंग कॉस्ट में से लेस कर दोगे। जो रिमेनिंग बोरोइंग कॉस्ट रहेगी उसको आप ट्रीट करोगे अकॉर्डिंगली, कैपिटलाइजेशन और वॉट एवर यू वांट उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट करोगे। सो ये आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। और क्या है सर, दैट्स इट, खत्म। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये वाला लोअर ऑफ एक्सचेंज लॉस और इंटरेस्ट सेविंग इन इंटरेस्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्वालिफाइंग एसेट वाला है जिसमें इन्वेंट्री है इंपॉर्टेंटली। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये वाला स्पेसिफिक और जनरली क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे के पूरे फंडे में। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं लास्ट 5 मिनट के लिए लाइव चैट ऑन कर रहा हूं, आपको अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। Guys, live chat is on. Please explain treatment of DDT on preference shares. DDT on preference share, इसके रिस्पेक्ट में क्या पूछना चाह रहे हो? I couldn't understood. DDT on preference share, it is normally charged as expense. There's a question of Pluto Limited I checked recently from the material relevant for May 20 onwards. Sir, please clarify. मुझे बेटा मेरे पास वो क्वेश्चन अभी फिलहाल है नहीं, और मैंने क्वेश्चन का पहले से ही बोला है चार्ट रिवीजन में प्लीज डोंट आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेशन टू स्टडी मैट और माई बुक। Sorry dear for that. Komal. Sir, we can say produced in larger quantity and on repeated basis as in the ordinary course of business of the entity. Yes. Anas. No doubt sir, एकदम clear, बहुत अच्छा, thank you प्रणाली। Somesh, thank you. Tomorrow class at 8 AM. ये वेदांत, yes, tomorrow class at 8 AM. Tomorrow class at 8 AM. Qualifying asset को fair value पर measure करेंगे तब क्या करेंगे? उससे कोई मतलब नहीं है ऋतिक, उससे कोई मतलब नहीं है ऋतिक अग्रवाल। आपको फेयर वैल्यू पे मेजर करो चाहे किसी भी करो, बोरिंग कॉस्ट को तो कैपिटलाइज करना ही पड़ेगा, दैट डजंट मैटर, उससे कोई रिलेशन नहीं है। सर न्यू हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया, 3-4 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स आर कंप्लीट,
रेस्ट अंडर प्रोग्रेस, हाउ सेसेशन विल बी अफेक्टेड। अगर 2 ब्लॉक कंप्लीट हो चुके हैं, वहां आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, तो उन 2 ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अब आप कैपिटलाइजेशन नहीं करोगे। रिमेनिंग 3rd एंड 4th ब्लॉक का आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में हम आगे का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। अभी तक का जो कैपिटलाइज हुआ वो ठीक है, अब आगे का सिर्फ कैपिटलाइज 3rd और 4th पे होगा। दिव्यांश, थैंक यू। आर बूस्टर क्वेश्चंस इनफ फॉर एग्जाम? यस, आई कैन से इनफ फॉर एग्जाम, बट मैं हमेशा बोलता हूं कि बूस्टर रिवीजन एक रिवीजन पर्पस है, उसमें एग्जाम लिमिटेड, क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं। थैंक यू उदय। व्हाट टू डू विद द एक्सचेंज गेन का स्क्रीनशॉट लेना है, वो बाद में ले लेना। सर इज देयर एनी चेंजेस इन सिलेबस फॉर, ले लो चलो यार तुम। चेंजेस फ्रॉम May 20 स्टूडेंट शिफ्ट टू नवंबर, नो नॉट चेंज इन सिलेबस, डोंट वरी। Sir, interest paid for construction of building for less than 12 months, then it will be included in borrowing cost? Yes, it can be। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका इंडिया 16 में जरूर जाके करना, और इस पे ऊपर एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, और इसमें 7-8 महीने का हिसाब से अगर बात करोगे तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जाएगा। संजय खंडेलवाल। भुवन, थैंक यू सो मच। सर इंडिया 24 शेड्यूल्ड में नहीं है शेड्यूल में, क्योंकि उसका चार्ट नहीं है मेरे पास। परेश पवार, सर वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया तो क्या उसको भी कैपिटलाइज करेंगे अगर एसेट के लिए यूज किया हो? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे परेश मेरा बूस्टर का फेस टू फेस का स्टूडेंट है, मैं आपको सबको बता दूं। तो वर्किंग कैपिटल का डेफिनेटली हमने अगर लोन यूज किया है क्वालिफाइंग एसेट में, तो बिल्कुल अपन कैपिटलाइज करेंगे। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल देन इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल देन इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। हाँ बिल्कुल, मस्त पढ़ाते हो सर आप, थैंक यू। वेदर असेट्स मस्ट बी क्वालिफाइंग असेट फॉर एप्लीकेबल ऑफ देवास, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका पॉइंट क्या है। थैंक्स सर, अच्छे से क्लियर हो गया। हिमांशी, नो डाउट्स, थैंक यू सर जी, थैंक यू। शुभम सोमेश, सर ओल्ड चार्ट्स में मिसलेनियस प्रोविजन में सेकंड सीडीटी का पॉइंट है, हट गया क्या? हाँ बेटा, मैंने हटा दिया सीडीटी का पॉइंट। हटाने का रीजन सीडीटी का ये था कि अभी रिसेंटली फाइनेंस बजट आया था, और फाइनेंस बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अब जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो कंपनीज के ऊपर नहीं लगेगा। तो टेक्निकली जब कंपनीज के ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगेगा ही नहीं, तो वो जब फाइनली कस्टमर लेगा तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स बेसिकली अब कंपनीज के ऊपर लगेगा ही नहीं। जब लगेगा ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है, वो बोरिंग का पार्ट आएगा ही नहीं। Unwinding of interest as per Ind AS 116 is treated as borrowing cost as per Ind AS 23. Yes, कनिका। ओल्ड चार्ट में मिसलेनियस प्रोविजन, हाँ भाई हट गया सोमेश, मजा आ गया सर, थैंक यू सर। इफ आई एम बिल्डिंग अ प्रॉपर्टी ऑन लैंड ऑन विच बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, आई हैव गिवन अ पार्ट ऑफ लैंड फॉर पार्किंग टू मॉल टेम्पररी, शुड दैट इनकम बी डिडक्टेड फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट? नो, दैट इनकम विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू P&L। ये क्वेश्चन है भी हेमंत, ये क्वेश्चन है भी अपने पास। स्पेसिफिक लोन लिया 10 लाख, 12% स्पेसिफिक एक्सपेंस अकर्ड ऑन 1420, 5 लाख, 5 लाख। इन दिस केस अप्रैल में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? अप्रैल में 12/12 और बाद में फिर अकॉर्डिंग टू मंथ्स होगा बेटा। बेटा मेरे संजय मेरे हिसाब से इंक्लूड होगा, 7 मंथ्स को भी सब्सटेंशियल मानेंगे संजय। सर कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन में ट्रायल रन किसी भी चीज का नेसेसरी एक्टिविटीज में कंसीडर होगा? ट्रायल रन किसी भी चीज का नेसेसरी एक्टिविटीज में कंसीडर होगा? बिल्कुल देवांश, कंसीडर होगा। इवन इफ इन्वेंट्री इन क्वालिफाइंग असेट इज देन एनी विच वेज एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट में डेबिट इंटरेस्ट कॉस्ट टू इन्वेंट्री। नाउ इट इज योर लुकआउट बेसिकली, आई कांट से कि हमेशा ऐसा होता है, इट्स योर अल्टीमेटली लुकआउट। Substantial period depends on the facts and circumstances, not on the limit, obviously. सर लास्ट ईयर एक्सपेंस में बोरिंग कॉस्ट क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि आपने लास्ट ईयर का जो एक्सपेंडिचर किया था उसमें बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया होगा लास्ट ईयर, तो वो एक्सपेंडिचर ओपनिंग आया होगा। शुभम महेश्वरी, ऐसे केस में 6-7 मंथ्स को आप सब्सटेंशियल मानोगे, मेरे हिसाब से मानना चाहिए। मैंने अपनी नॉर्मल क्लासेस में भी ये बोला गया है। कल के क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे। महफूज, थैंक यू। इफ देयर इज अ स्टे ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट देन व्हाट विल वी डू? इज बोरिंग कॉस्ट विल कैपिटलाइज? स्टे ऑर्डर के केस में आई थिंक इट इज इंटरप्शन एंड वी हैव टू सस्पेंड द कैपिटलाइजेशन।
दैट्स इट, खत्म करें। खत्म करें, खत्म करें, जल्दी बोलो। टुमारो द क्लास विल बी एट 8 AM। लव यू टू परेश पवार। वाई इट इज अनअवॉइडेबल? गुंजन, इट इज अवॉइडेबल। स्टे ऑर्डर आया ही क्यों? गलती होगी ना तुम्हारी, कुछ ना कुछ तो कांड किया होगा, तभी तो स्टे ऑर्डर मिला ना, नहीं तो नहीं मिलता। इट इज अवॉइडेबल, अगर कुछ कांड नहीं करते तो स्टे ऑर्डर नहीं आता फालतू का। अजय बंसल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, नाइस ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये चैट पब्लिक रहेगी 24 आवर्स तक, ये चैट बोल रहा हूँ, ये सेशन पब्लिक रहेगा 24 आवर्स तक। हिमांशी लालवानी, बिल्कुल पास होंगे बेटा, मेरी विशेष आपके सबके साथ हैं। So daily 8 AM because some students were having problem. Yes, daily 8 AM. We'll join you at morning 8 AM. Good night sir. Good night beta. Good night. Good night. Good night. Good night. चलो, let's, बस that's it, खत्म करें। सुपर रिविजन सर, मैं आपके फास्ट ट्रैक के साथ लाइव रिविजन देख रहा हूँ 2-3 के गैप में। इट्स ऑसम एक्सपीरियंस सर। थैंक यू आशीष, थैंक यू आशीष बरोट। Enjoy your lecture sir। गगनदीप सिंह, गगनदीप यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि सम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर आल्सो वाचिंग माय लेक्चर। सीरियसली थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से धन्यवाद गगनदीप। वेदांत, थैंक यू सो मच, ऑसम रिवीजन, थैंक यू। गुड नाइट सर। तुम लोगों का जो फीडबैक मिलता है मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और सच्ची बताऊं, ये लेक्चर लेने की ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी तुम्हारे फीडबैक से आती है। तो ये फीडबैक को कम मत करना, ये फीडबैक देते रहना, ताकि इससे मुझे एनर्जी आती रहे। ये एनर्जी कहीं ना कहीं तुम्हारे फीडबैक की वजह से। सीरियसली दिल से थैंक यू। चलो, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट गाइस। चलो, लेट्स एंड द डिस्कशन। बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।